कल हम लोग डीसी मशीन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक फिर आगे आता है दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। तो जो मोटर में जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो सपोज़ कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम एज़्यूम कर रहे हैं कि स्मॉल आर जो है दैट इज़ द एवरेज रेडियस ऑफ आर्मेचर एंड आई ए इज़ द आर्मेचर करंट, L is the effective length of each conductor which is present into the armature. Current in each conductor is equal to IA upon A, which is A is the number of parallel paths जो आपने देखा था कल जब EMF इक्वेशन हम लोग ड्रॉ कर रहे थे. Now average flux density B is equal to phi upon the cross sectional area, जो एरिया आपका होगा. और नाउ एरिया अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं इसका इक्वेशन बनता है 2 पाई आर एल अपॉन पी. सो इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लक्स पाथ एट रेडियस आर. तो ये इसको जो है अगर आप डेफिनेशन वाइज समझेंगे तो इसका नाम कुछ इस तरह से आता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लक्स पाथ एट रेडियस स्मॉल आर इसको बोलते हैं. अब अगर फ्लक्स डेंसिटी को आप इस तरह से इसको अगेन लिखेंगे इस इक्वेशन को, सो B इज इक्वल टू हो जाएगा 5P अपॉन 2 पाई आर एल. एरिया की जो वैल्यू है वो आप इस इक्वेशन से रिप्लेस कर देंगे. सो B की वैल्यू हो जाएगी 5P अपॉन 2 पाई आर एल. आगे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे. सो फोर्स ऑन ईच कंडक्टर, जो फोर्स लगता है पर्टिकुलर कंडक्टर पे दैट इज BIL. Now torque on one conductor that is equal to F into R. इतना न्यूटन मीटर का टार्क जो है आपका ये लगेगा किसी पर्टिकुलर एक कंडक्टर पे. सो टोटल आर्मेचर कंडक्टर T इज इक्वल टू हो जाएंगे Z इंटू एफ इंटू आर. सो जो टोटल जो है टार्क लगेगा वो नंबर ऑफ कंडक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जो एक कंडक्टर का टॉर्क है. तो दैट इज इक्वल टू Z इंटू एफ इंटू आर. Now F की वैल्यू होती है BIL, so that will be replaced by BIL. So ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर के हो जाएगा Z into BIL R. Now B की वैल्यू आपको पहले से पता है, आपने यहाँ से कैलकुलेट कर रखा है पीछे वाले इक्वेशन से, यहाँ से 5P अपॉन 2 पाई RL. तो ये आप इसको पुट कर देंगे 5P अपॉन 2 पाई RL. उसी तरह से आपने I की वैल्यू फाइंड आउट करके रखा है IA अपॉन A, तो ये पुट कर देंगे और L की वैल्यू 1 है. तो इस तरह से ये इक्वेशन आपका डेवलप हो जाएगा. नाउ टॉर्क इज इक्वल टू Z इंटू फाई इंटू आई ए अपॉन पी अपॉन 2 पाई ए. ये यहाँ से इक्वेशन सॉल्व होके आता है. यहाँ पे अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे सो यू विल गेट 1 अपॉन 2 पाई Z फाई आई ए पी अपॉन ए. आपने क्या किया है, 1 अपॉन 2 पाई को बाहर कर लिया है. सो 1 अपॉन 2 पाई यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बाकी सेम क्वांटिटीज आपको देखने को मिल रही है. सो 1 अपॉन 2 पाई को और सिंप्लीफाई कर लेंगे सो यू विल गेट 0.159 Z फाई आई ए इंटू पी अपॉन ए. इतना न्यूटन मीटर का टॉर्क आपका है एक पर्टिकुलर डीसी मशीन में जो जनरेट हो रहा है, ये आपको देखने को मिलता है. दैट इज द बेसिकली टॉर्क इक्वेशन ऑफ अ डीसी मशीन. इसी पे न्यूमेरिकल आपके बेस्ड होते हैं और इसी फॉर्मूले को यूज करके आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है. सो हेंस टॉर्क डेवलप्ड बाय द आर्मेचर ऑफ अ डीसी मशीन डिपेंड्स अपॉन द फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट. ये दो चीजों पे डिपेंड करता है. पहला आपका डिपेंड करता है फ्लक्स एंड दूसरा डिपेंड करता है आर्मेचर करंट पे. अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें सो Z, P और A ये मशीन कंस्ट्रक्शन के समय जो है ये क्वांटिटीज फिक्स हो जाती हैं. तो ये कांस्टेंट क्वांटिटीज होती हैं. वेरिएबल क्वांटिटीज क्या है, फ्लक्स और आर्मेचर करंट. ये दो चीज जो है वेरिएबल क्वांटिटीज हैं. तो जो आर्मेचर जो टॉर्क है वो डिपेंड करता है ओनली फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट पे डिपेंड करता है. So for a DC machine, Z, P, A are constants. So therefore torque is proportional to phi into IA. ये किसी भी मशीन में जो टॉर्क इक्वेशन होता है that is proportional to multiple of flux and the armature current. So before saturation ये कंडीशन होती है. नॉर्मली क्या होता है कि मैग्नेटिक मटेरियल सैचुरेट करता है. क्या होता है कि आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फ्लक्स डेंसिटी आपकी बढ़ती जाती है. बट एक कंडीशन ऐसा आता है कि इंटेंसिटी बढ़ाने पे फ्लक्स डेंसिटी नहीं बढ़ती है, मैग्नेटिक मटेरियल सैचुरेट कर जाता है. तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए. फाई की वजह से ही आपकी जो करंट है वो डेवलप हो रही है. और एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये जो फाई और आई ए एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं. तो उस कंडीशन में टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है आई ए होल स्क्वायर के. बट ये कंडीशन अलग है. तो ये भी एक कंडीशन आती है मशीन में आपके कि टॉर्क जो है वो आई ए स्क्वायर के बराबर हो जाता है. ये आफ्टर सैचुरेशन की बात आती है. बिफोर सैचुरेशन
फ्लक्स और आईए अलग अलग क्वांटिटीज में रहते हैं, अलग अलग मैग्नीट्यूड में रहते हैं, तो टॉर्क जो है आपका फ्लक्स और आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल ही देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट आपका ईएमएफ इक्वेशन जो हमने कल पढ़ा था उस पे एक न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट द ईएमएफ जनरेटेड बाय अ 4 पोल वेव वुंड आर्मेचर हैविंग 45 स्लॉट्स with 18 conductors per slot when driven at 1200 rpm and the flux per pole is 0.016 वेबर। कुछ क्वांटिटीज जो है न्यूमेरिकल्स में दी हुई हैं और उन्हीं को हमें पहले फाइंड आउट करना है और उसके बाद जो न्यूमेरिकल आस्क कर रहा है, जो अननोन क्वांटिटी है, उसको डिटरमाइन करना है हमें। So let number of armature conductors be Z. Then Z is equal to number of slots into number of total conductors per slot. Because यहाँ पे सीधे सीधे number of conductors जो Z है वो दिया नहीं है। क्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 45 स्लॉट्स दिए हुए हैं और 18 कंडक्टर जो है वो पर स्लॉट दिया हुआ है। तो जितने स्लॉट हैं और हर स्लॉट में 18 कंडक्टर हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स मल्टीप्लाइड बाय द कंडक्टर्स इन अ पर्टिकुलर स्लॉट, तो क्या होगा, आपको टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स Z आपको मिल जाएगा। सो नंबर ऑफ स्लॉट्स आपके 45 है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट आपके 18 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स आपको डिटरमाइन हो जाएगा। सो Z इज इक्वल टू 810। नाउ गिवन दैट P इज इक्वल टू 4, इक्वेशन देखेंगे तो 4 पोल मशीन दी हुई है, वेव वुंड है। सो उस कंडीशन में P इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, A इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। वेव वुंड के लिए क्या होता है, A इज इक्वल टू 2 होता है और लैप वुंड के लिए A इज इक्वल टू P होता है। सो उस कंडीशन में क्या होगा, A की वैल्यू यहाँ पे आप डिटरमाइन कर लेंगे और वो 2 है। स्पीड दिया है n इज इक्वल टू 1200 आरपीएम और फ्लक्स की वैल्यू दी है 0.016 वेबर। दीज क्वांटिटीज आर ऑलरेडी मेंशन्ड इन द न्यूमेरिकल। आपको ईएमएफ जनरेटेड निकालना, E इज इक्वल टू होता है np5z अपॉन 60a। ये फार्मूला आपने कल डेवलप किया था और इसमें आपको जितनी नोन क्वांटिटीज है वो आप पुट कर दीजिए। 1200 इज n, p इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 810 और 5 इज इक्वल टू 0.016। उसी तरह से 60 आपको पता ही है और a इज इक्वल टू 2 है, ये आप पुट कर देंगे। After solving, you will get 518.4 volts is the EMF generated in a particular machine. जो मशीन आपकी है उसमें 518.4 volts का EMF इंड्यूस हो रहा है। तो that is the solution of this numerical. आगे बढ़ते हैं, टॉर्क पे न्यूमेरिकल देखते हैं। सो द आर्मेचर ऑफ अ 4 पोल डीसी मशीन, P इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, हैज अ लैप वुंड। अगर आप यहाँ A निकालेंगे तो A इज इक्वल टू P आएगा। Accommodates in 60 slots and each slots having a conductor of 16 conductors. तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स आप 16 इंटू 60 कर लेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा। फ्लक्स पर पोल 5 दिया है 0.06 वेबर। What is the total torque developed by the motor when the armature current is 500 amps? तो आपको फार्मूला यूज करना है, टॉर्क इज इक्वल टू 1.2 पाई कह लीजिए या 0.159 Z P अपॉन I इंटू आई ए न्यूटन मीटर। एक सेकेंड, ये फार्मूला यहाँ पे गलत लिखा है, दिस इज ए। आपके बुक में मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो ये P अपॉन ए हो जाएगा यहाँ पे। सो 5 इज इक्वल टू 0.06 वेबर, दिस इज गिवन। आई ए इज इक्वल टू 500 amps, P is equal to 4 poles, Z is equal to हो जाएगा 60 into 16, so it is equal to 960 conductors in a particular armature. A is equal to 4, A is equal to P है, तो A और P लैप वुंड में आपस में एक दूसरे से इक्वेट करते हैं, so A is equal to P and A is equal to 4 हो जाएगा। टॉर्क इक्वेशन आपका होता है 0.1595 Z P अपॉन A इंटू आई ए न्यूटन मीटर। यहाँ P अपॉन A होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। सो 0.159, 5 इज इक्वल टू 0.06, P आपका हो जाएगा 4, A हो जाएगा 4, आपका Z हो जाएगा 960 और IA इज इक्वल टू 500 एम्प्स। इसको सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट 458 न्यूटन मीटर। इतना टॉर्क जो है आपके मशीन में ये डेवलप हो रहा है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिए। न्यूमेरिकल्स ही सबसे ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करते हैं। अगर न्यूमेरिकल्स आपने आसानी से सॉल्व कर लिया तो आई थिंक ये इजीली मार्क्स भी आपको देके जाते हैं और टाइम भी आपका कम कंज्यूम करते हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट भी आसानी से हो जाता है। तो न्यूमेरिकल्स में अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा। विजयन जी, कोई डाउट इसमें है आपको? जी नहीं सर। ओके, सो लेट्स मूव अहेड।
दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन। और अगर आप इसी क्लासिफिकेशन देखेंगे तो डीसी मशीन बेसिकली हम कई तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो पहला है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन आता है, और दूसरा आता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। जो सेल्फ एक्साइटेड होते हैं और सेपरेटली एक्साइटेड होते हैं, दो तरह के मशीन होते हैं आपके। तो सेपरेटली एक्साइटेड में क्या होता है कि जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो एक अलग सोर्स से एक्साइट होती है, और सेल्फ एक्साइटेड में क्या होता है कि जो उसका आर्मेचर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसी से आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है वो एक्साइट होती है। तो ये दोनों में मेजर मेजर डिफरेंस आपका होता है। नाउ जो सेल्फ एक्साइटेड मशीन होती है, अगर उसको आप फर्दर क्लासीफाई करेंगे तो उसमें आपका आता है शंट शंट वुंड मशीन, आपका सीरीज वुंड मशीन, देन आपका आता है कंपाउंड मशीन। ठीक है, ये तीन तरह की मशीनें आपको सेल्फ एक्साइटेड मशीन में देखने को मिलती हैं। शंट, सीरीज एंड कंपाउंड, ये तीन तरह की मशीनें आपको सेल्फ एक्साइटेड मशीन में देखने को मिलती हैं। तो अगर आप पहला देखेंगे तो दैट इज द शंट वाइंडिंग आपकी देखने को मिल रही है, और ये एक मशीन आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली ये जो है सेपरेटली एक्साइटेड आपकी डीसी मशीन है, ये वाली। दूसरी अगर आप देखेंगे तो ये आपकी जो है सीरीज वाइंडिंग की मशीन है। अच्छा, सेपरेटली में देखेंगे तो जो आपका आर्मेचर है वो अलग है, और जो आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग है वो अलग है। इसकी जो सप्लाई होती है एक अलग डीसी सोर्स से सप्लाई आप इसको देते हैं। सो इस तरह से जो है फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग में अगर कोई कनेक्शन नहीं है तो इस तरह की जो मशीन डेवलप होती है उसको हम बोलते हैं बेसिकली सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। अगर आप देखेंगे कि आर्मेचर के साथ वाइंडिंग आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है वो सीरीज में कनेक्टेड है। ये आपका टर्मिनल है, यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज आपको शो होता है। या तो सप्लाई लगाते हैं, अगर जनरेटर है तो यहाँ पे सप्लाई आपकी बाहर जाएगी, है ना? टर्मिनल वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलेगा। सो इस कंडीशन में क्या होगा कि व्हेन फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर, इन दैट केस द मशीन इज नोन एज सीरीज वाइंडिंग। उसी तरह से अगर आप देखेंगे आर्मेचर के पैरेलल में अगर वाइंडिंग कनेक्टेड है तो दैट मशीन इज नोन एज शंट मशीन। शंट वाइंडिंग बोलते हैं और मशीन को बोलते हैं शंट मशीन, शंट डीसी मशीन या शंट वुंड डीसी मशीन ये बोलते हैं। नाउ अगर सीरीज में कनेक्ट है तो सीरीज मशीन बोलेंगे। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट टाइप देखेंगे जो डी फिगर डी में दिखाया गया है, इसमें मशीन में शंट वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग दोनों कनेक्ट होती है। जो शंट वाइंडिंग होती है वो पैरेलल में कनेक्ट होती है, और जो सीरीज वाइंडिंग होती है वो मशीन के पैरेलली सीरीज में कनेक्ट होती है। लेकिन एक और मशीन होती है इसी कंपाउंड में, उस कंडीशन में क्या होता है आर्मेचर जो है ना वो दोनों वाइंडिंग के एक साथ कनेक्ट होता है, उसको बोलते हैं लॉन्ग शंट। और अगर ये कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलता है कि दोनों अलग अलग वाइंडिंग्स आपकी कनेक्ट होती हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये कहेगा कि ये शॉर्ट शंट मशीन है। इसको अगर मैं अगर सिंपल वे में अगर आपको दिखाऊं, सो आपका ये आर्मेचर बनेगा, आर्मेचर के साथ ये सीरीज वाइंडिंग इस तरह से कनेक्ट होगी और आपकी शंट वाइंडिंग कुछ इस तरह से कनेक्ट होगी, ये आपका आउटर टर्मिनल होगा। तो ये मशीन आपकी जो है ये सीरीज वाइंडिंग है और ये शंट वाइंडिंग है। तो ये कंडीशन है शॉर्ट शंट मशीन की, दिस इज फॉर शॉर्ट शंट मशीन। अब बात आती है कि लॉन्ग शंट मशीन क्या होगा। इसी को अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं तो आपका लॉन्ग शंट मशीन बन जाएगा। लॉन्ग शंट में क्या होगा, सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर एक साथ कनेक्ट होंगे, और जो आपकी शंट वाइंडिंग होगी इन दोनों के पैरेलल में कनेक्ट होगी। सो दिस इज कॉल्ड योर लॉन्ग शंट मशीन। ये फिगर वही दिखाया गया है यहाँ पे, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आपको अगर आप देखेंगे तो थोड़ा समझने में थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे हो रही है। तो आप इस तरह से अगर इसको बना देंगे तो आपको ज़्यादा समझने में आसानी होगी कि आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग दोनों अगर पैरेलल वाइंडिंग या शंट वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड है तो उस कंडीशन में मशीन को कहते हैं लॉन्ग शंट मशीन। और अगर सिर्फ आर्मेचर और शंट वाइंडिंग एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसको बोलेंगे शॉर्ट शंट मशीन, और सीरीज वाइंडिंग आपकी फिर अलग से कनेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से जो है मशीन का क्लासिफिकेशन किया जाता है, और ये सारी मशीनें मोटर एज वेल एज जनरेटर के केस में ये सारे केसेस जो है वो अवेलेबल होते हैं। आई थिंक ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। इसमें अगर क्लासिफिकेशन में किसी को डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए आप। विजयन जी, मेरी आवाज आ रही सबको?
हेलो, हेलो। Yes, sir, it's clear. हाँ, मेरी आवाज़ आ रही सबको? हाँ सर। तो मैंने क्लासिफिकेशन अभी बताया है, तो क्लासिफिकेशन के बारे में कोई डाउट आपको? नहीं सर। क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया? जी सर। लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, ये आपको समझ में आ गया? जी सर। ओके। सो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इज योर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर जो होता है उसके इक्वेशंस, जो ईएमएफ इक्वेशंस और करंट इक्वेशंस होते हैं वो किस तरह से हम इसको डेवलप करते हैं। तो अगर आप देखें सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर को देखें तो यहाँ पे ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है। इस फील्ड वाइंडिंग में फील्ड का जो एक वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है और ये एक्सटर्नल एक रियोस्टेट है जो फील्ड पे कनेक्टेड है। ठीक है। और जो करंट है फील्ड में वो आई एफ फ्लो कर रही है, जो टर्मिनल वोल्टेज है, जो सप्लाई वोल्टेज है फील्ड का, वो वी एफ के रूप में दिखाया गया है। उसी तरह से जो आर्मेचर है वो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो ई ए इंड्यूस हो रहा है और जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आर ए इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। जो करंट ये प्रोड्यूस कर रहा है जनरेटर, दैट अमाउंट ऑफ करंट इज आई ए, और यही करंट जो है आगे चल करके ये लोड में जा रहा है, इसीलिए इसको आई एल या आई टी बोला गया है। और यहाँ पे आपका लोड जो है ना आर एल वो आपका सर्किट में कनेक्टेड है। नाउ जब आप इसके इक्वेशंस लिखेंगे तो फॉर फील्ड वाइंडिंग वोल्टेज वी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आर एफ इंटू आई एफ। ठीक है। आर एफ इंटू आई एफ जो फील्ड का रेजिस्टेंस है, ओवरऑल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई द करंट फ्लोइंग इनटू द फील्ड इज नोन एज द वोल्टेज ऑफ द फील्ड। ये आर एफ इंटू आई एफ के बराबर आपका जो है वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह से जो वोल्टेज आर्मेचर में इंड्यूस हो रहा है ई ए इज इक्वल टू हो जाएगा दैट टर्मिनल वोल्टेज प्लस द ड्रॉप्स अकरिंग इनटू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर आई ए आर ए। तो ये दोनों अगर आप ऐड करेंगे तो जो ईएमएफ आपका जनरेटर इंड्यूस कर रहा है वो आपका मिल जाएगा आपको, ई इज इक्वल टू वी टी प्लस आई ए आर ए। नाउ ई इज ऑल्सो इक्वल टू के ए इंटू फाइव इंटू एन, ये आपको देखने को यहां से मिलता है। ठीक है, दैट इज योर नेक्स्ट इक्वेशन। आगे आप देखेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज को अगर आप देखेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू आर टी इंटू आर एल, आई टी इंटू आर एल। जो करंट इस वोल्टेज जो है जो यहाँ पे इस वाइंडिंग में आ रही है वो इस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो कर रही है और रेजिस्टेंस के जो मल्टीपल है दैट इज अ टर्मिनल वोल्टेज। सिमिलरली आई ए इज इक्वल टू आई टी, क्योंकि जो है जो आई ए यहाँ फ्लो कर रही है वही आई टी यहाँ जा रही है, सो आई ए इज इक्वल टू आई टी। यहाँ से अगर आप टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू हो जाएगा इंड्यूस ईएमएफ माइनस द इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉप ऑफ द आर्मेचर आई ए आर ए। जो आपका ये वोल्टेज ड्रॉप दिख रहा है आपको इंटरनल रेजिस्टेंस आर्मेचर के, उसमें जो है वो अगर आप ईएमएफ जो प्रोड्यूस कर रहा है जनरेटर उसमें से माइनस कर देंगे तो आपको टर्मिनल वोल्टेज देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जितना ईएमएफ आपका जनरेटर प्रोड्यूस कर रहा है, ये जनरेटर जो ईएमएफ आपका प्रोड्यूस कर रहा है और टर्मिनल वोल्टेज आपको यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है वो दोनों एक दूसरे से जो है डिफरेंट है। मीन्स कि योर ईए विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन वीटी। ये किसी भी जनरेटर में ये आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ईएमएफ जनरेटर प्रोड्यूस करता है तो सारा का सारा टर्मिनल पे नहीं जाता और उस कंडीशन में क्या होता है कुछ ना कुछ ड्रॉप्स हो जाते हैं, चाहे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से हो या सर्किटरी की वजह से कुछ ड्रॉप हो, वो ड्रॉप हमेशा सिस्टम में प्रेजेंट रहता है। इसीलिए हमेशा ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है उससे कम टर्मिनल वोल्टेज आपको देखने को मिलता है। पूरा का पूरा जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो टर्मिनल वोल्टेज पे देखने को नहीं मिलता। अगर आप इसी को एक कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में प्लॉट करें तो अगर आप देखेंगे एक्स एक्सिस पे हमने रेटेड करंट लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे हमने रेटेड वोल्टेज लिया हुआ है, दैट इज आई टी एंड वी टी। ये दो चीजें एक्स और वाई एक्सिस पे हमने ली हैं और इसको डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में हमने 20, 40, 60, 80, 100 के सेगमेंट्स में इसको हमने जो है ये ग्राफ पे दिखाया हुआ है। अगर आप देखेंगे जो ये लाइन एक लीनियर लाइन आपको दिख रही है, ये जो ओरिजिन से पास हो रही है इसको हम बोलते हैं लोड कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन। ठीक है, ये पूरी की पूरी आपकी लोड कैरेक्टरिस्टिक लाइन है। बात आती है जो ये सबसे ऊपर वाली लाइन आप देख रहे हैं दैट इज ईए। जो ईएमएफ आपका जो जनरेटर जो है जो ईएमएफ आपका प्रोड्यूस कर रहा है वो है, इसको ईए बोलते हैं। अब क्या होगा, जो ये दूसरी सॉलिड लाइन आपको यहां से देखने को मिल रही है ये वाली, दैट इज द टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स विद नो आर्मेचर रिएक्शन।
होता क्या है कि जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन होता है और आर्मेचर रिएक्शन होने की वजह से क्या होता है कि आपका जो ईएमएफ है वो थोड़ा-सा कम हो जाता है। आर्मेचर रिएक्शन आगे डिस्कस करेंगे। सो ये पहली जो लाइन है वो है ईए जो आर्मेचर ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ये जो ड्रॉप आपको देखने को मिल रहा है, ये उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप देखने को मिल रहा है, इसलिए दूसरी सॉलिड लाइन आपको देखने को मिल रही है, जो कि टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है। उसके बाद एक आपको तीसरी डॉटेड लाइन आपको देखने को मिल रही है, थर्ड वाली लाइन आपको देखने को मिल रही है, जो कि ये वाली लाइन है। ये जो थर्ड लाइन आपको देखने को मिल रही है, दिस लाइन। So this line is known as terminal characteristics with armature reaction. ठीक है, जब आर्मेचर रिएक्शन आपका होता है तो उस कंडीशन में आपको इतना अमाउंट का ड्रॉप देखने को मिलता है। सो कुछ अमाउंट का जो ड्रॉप होता है उस ड्रॉप की वजह से जो आपकी जो लाइन है वो स्लाइटली लोअर मूव कर जाती है। सो कहने का मतलब क्या है कि ये जो है सारे ड्रॉप्स ईए में से हो रहे हैं। ईए में से आपका जो है आईए आरए ड्रॉप हो रहा है और ईए में से आपका डेल्टा वीएआर आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप ये भी आपका हो रहा है। सो इन दोनों ड्रॉप्स को अगर आप वीटी में ऐड कर देंगे तो आपको ईए मिल जाएगा। इस वजह से जो है जो आपकी यहाँ पे 3 लाइनें देखने को मिले 1, 2 और 3 ये 3 लाइनें जो है ड्रॉप की वजह से देखने को मिलती हैं। पहली ईए है, ईए में से जो आईए आरए ड्रॉप होता है उसकी वजह से दूसरी लाइन क्रिएट होती है और दूसरी लाइन में जो आर्मेचर रिएक्शन होता है तो तीसरी लाइन आपकी देखने को मिलती है। तो ये 3 लाइनें जो है कैरेक्टरिस्टिक्स सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कुछ इस तरह से आपकी बनती है। नाउ बात आती है आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। So armature reaction is the effect of magnetic field produced by the armature current on the main magnetic field of an electrical machine. So जो भी मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो है आर्मेचर करंट की वजह से जो है जो डेवलप हो रही है उसका जो इम्पैक्ट होता है मेन मैग्नेटिक फील्ड पे किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में उसी को बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। सो होता क्या है कि व्हेन ए मोटर और जनरेटर इज लोडेड current flows through the armature conductors creating its own magnetic flux and then interacts with and alters the main flux provided by the field poles. So field poles की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है और जो आर्मेचर कंडक्टर्स में जो करंट है उसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और वो क्या करते हैं कि मेन फ्लक्स को डिस्टॉर्ट करते हैं, उसको वीक करते हैं और उसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो ईएमएफ आपका जो प्रोड्यूस हो रहा है जनरेटर में वो क्या होता है रिड्यूस हो जाता है। सो दैट इज द मेजर इम्पैक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन और इसकी वजह से जो है क्या होता है कि आपका ओवरऑल एफिशिएंसी कम हो जाती है। सो देखेंगे अगर तो जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लाइंस यहाँ से क्रॉस कर रही हैं, ये जो भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्सेस जो यहाँ से क्रॉस कर रही हैं वो क्या होता है, इसकी वजह से ये होता है कि जो अपर हाफ है यहाँ पे अपर हाफ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्लक्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और लोअर हाफ में आपका कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाता है। ये एन साइड में जो आपका नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ पोल पे ये एक्शन होता है। उसी तरह से अगर आप साउथ पोल पे देखेंगे तो जो अपर टिप है ये अपर टिप जो होती है ये यहाँ पे जो फ्लक्स का कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है और लोअर ट्रिप पे जो है कंसंट्रेशन आपका ज्यादा हो जाता है। ओवरऑल जो है जो ये जो कंसंट्रेशन हो रहा है नॉर्थ साइड के अपर टिप पे और साउथ साइड के लोअर टिप पे ये कंसंट्रेशन जो है जो रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे नॉर्थ साइड के लोअर टिप पे और साउथ साइड के अपर टिप पे उससे कम होता है। उसकी वजह से आपकी ओवरऑल जो फ्लक्स लिंकिंग है वो कम हो जाती है, ओवरऑल फ्लक्स लिंकेज जो है वो सिस्टम में कम हो जाता है तो फ्लक्स आपकी रिड्यूस हो जाती है जिसकी वजह से जो ईएमएफ आपका प्रोड्यूस हो रहा है वो ईएमएफ आपका कम हो जाता है और इसकी वजह से जो आपका जीएनए और एमएनए है वो थीटा एंगल पे शिफ्ट कर जाता है। क्योंकि देखिए अगर आप इसको ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस देखेंगे, ये आपका ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस है और ये आपका मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है, ये कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो ये आपका एफ ए है, ये आपका एफ है फील्ड का जो फ्लक्स है वो है और अगर आप आर्मेचर फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स का रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे तो अब रिजल्टेंट फ्लक्स आपको कुछ इस तरह से मिलेगी और इसी रिजल्टेंट फ्लक्स के डायरेक्शन में जो है आपका क्या होता है कि इसी वजह से आपका जो एमएनए है वो शिफ्ट कर जाता है क्योंकि रिजल्टेंट फ्लक्स आपकी जो है वो डिफर कर जाती है जो आपकी मेन फ्लक्स रहती है। सो इस वजह से आपका जीएनए और एमएनए थीटा डिग्री शिफ्ट भी कर जाता है इसके ओरिजिनल पोजीशन से। एंड ओवरऑल अगर इसको समराइज करें तो जो आर्मेचर करंट की वजह से जो फ्लक्स डेवलप होती है और वो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स जो आपकी होती है उस पर जो
इम्पैक्ट करती है, उसकी वजह से आपका जो मेन फील्ड फ्लक्स है वो डिस्टॉर्ट होता है, वीक होता है, और उसकी वजह से जो ईएमएफ जो आर्मेचर आपका प्रोड्यूस कर रहा है वो कम हो जाता है। सो बेसिक दिस इज द मेजर इम्पैक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। इसको कम करने के लिए हम यूज करते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग। और कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होता है कि द आर्मेचर रिएक्शन डिस्टॉर्ट्स एंड डीमैग्नेटाइजेस द फ्लक्स डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसकी वजह से क्या होता है, द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट्स कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय यूजिंग अ कंपनसेटिंग वाइंडिंग फिटेड इन स्लॉट्स कट ऑन द मेन पोल फेसेस। जो मेन पोल फेसेस होते हैं इसमें स्लॉट करके इसमें कंपनसेटिंग वाइंडिंग हम पुट करते हैं, और इसकी वजह से क्या होगा, आपका आर्मेचर रिएक्शन ये इसको हम कंपनसेट करते हैं। सो दीज पोल फेसेस वाइंडिंग्स आर सो अरेंज दैट एमएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय करंट फ्लोइंग इन दीज वाइंडिंग्स अपोजेस द आर्मेचर एमएमएफ। तो जो आर्मेचर एमएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसको ये जो 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 इसमें एमएमएफ प्रोड्यूस होता है जिस कंपनसेटिंग वाइंडिंग में, दोनों एक दूसरे का अपोज करते हैं और देन आप आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करते हैं। So the compensating winding is connected in series with the armature winding so that its MMF is proportional to the armature MMF. इसके सीरीज में ही कनेक्टेड होता है और इसमें जो MMF प्रोड्यूस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है जो आर्मेचर वाइंडिंग में MMF प्रोड्यूस हो रहा है, ताकि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकें। अगर आप इसका इलेक्ट्रिकल डायग्राम देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। दिस इज योर शंट वाइंडिंग, दिस इज आर्मेचर, और आर्मेचर के साथ सीरीज में ही कंपनसेटिंग वाइंडिंग इस तरह से कनेक्ट होती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो आर्मेचर जो एमएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है, जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग एमएमएफ प्रोड्यूस कर रही है, दोनों मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के इक्वल एमएमएफ प्रोड्यूस करते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हैं। तो एक दूसरे के इम्पैक्ट को ये न्यूट्रलाइज करते हैं, जिससे आपका आर्मेचर रिएक्शन न्यूट्रलाइज होने लगता है। Then next topic is DC generator characteristics curve. So different type के कर्व हम DC generator characteristics में प्लॉट करते हैं। पहला कहलाता है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, which is called OCC, या इसी को बोलते हैं नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर इसको दूसरा नाम दिया जाता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नो लोड ईएमएफ जनरेटेड एंड द फील्ड करंट एट अ गिवन स्पीड। सो एक पर्टिकुलर फिक्स स्पीड पे हम क्या करते हैं कि जो नो लोड ईएमएफ है उसको और जनरेटेड फील्ड के बीच में, फील्ड करंट के बीच में जो है हम एक कर्व प्लॉट करते हैं एक पर्टिकुलर फिक्स स्पीड पे, या वैरिंग स्पीड पे भी करते हैं। तो क्या करते हैं, इसको जो है ये कैरेक्टरिस्टिक देन ड्रॉ करते हैं। दूसरा है आपका एक्सटर्नल और लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं और लोड कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, दोनों नाम इसके हैं। व्हिच गिव्स द इफेक्ट ऑफ लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द जनरेटर। Now next one is the internal और total characteristics। तो इसके दोनों नाम है, internal characteristics और total characteristics और DC generator। It gives the relation between armature current and generated voltage। तो जो भी आपका armature current है IA और जो generated voltage है VG इसको बोलते हैं, और दोनों के बीच में अगर आप कर्व प्लॉट करते हैं so that is called internal characteristics और total characteristics। ये कुछ इस तरह से कहलाएगा। अगर आप मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स का सर्किट डायग्राम आप देखेंगे ये कुछ इस तरह से होता है। अगर आप देखें तो ये आपका आर्मेचर है, आर्मेचर के साथ ये जो रेजिस्टेंस दिखाया गया है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है वो ये है, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आपका वो RA आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होगी यहाँ पे वो IA कहलाएगी। नाउ आपका जो फील्ड वाइंडिंग है ये पैरेलल में कनेक्ट है। तो शंट मशीन है आपकी, और शंट मशीन का जो यहाँ पे एक एक्सटर्नल जो फील्ड सर्किटरी लगाई गई है, ये एक एक्सटर्नल रियोस्टेट लगाया गया है ताकि जो है फील्ड में जो करंट है उसको ये कंट्रोल कर सके। नाउ अगर आप इधर देखेंगे राइट हैंड साइड में तो ये आपका टर्मिनल वोल्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो बेसिकली ये ओवरऑल अरेंजमेंट है, और इस कंडीशन में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर किसी भी लोड पे नहीं होता। सॉरी, आपकी जो डीसी मशीन है, जो डीसी शंट मशीन है, वो लोड पे नहीं होती है, अनलोडिंग कंडीशन में होती है। और उस कंडीशन में जो है हम जब कर्व प्लॉट करते हैं ये ईएमएफ जनरेटेड ईएमएफ और फील्ड करंट के बीच में, तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। अब अगर आप ये कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से जो है आपको देखने को मिलेगी। बेसिक आपको इस तरह से देखने को मिलती है जो यहाँ पे दिख रहा है, फिगर 5.13 में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ एक ध्यान देंगे तो ये जीरो से ना स्टार्ट होकर के कुछ ऊपर से स्टार्ट होती है। सो ये बीच का जो पोर्शन होता है ये ड्यू टू दैट रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, ये आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, रेजिडुअल वोल्टेज कह सकते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से ये होता है। तो कुछ मशीन में ये ऑलरेडी स्टोर रहता है, एनर्जी स्टोर रहती है, जिसकी वजह से व्हेन आपका जो फील्ड करंट जीरो रहता है तब भी आपका जो है
जो ईएमएफ है वो आपको कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलता है, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है व्हेन योर आर्मेचर सॉरी फील्ड करंट इज जीरो। सो जब भी आपका एक्साइटेशन जीरो रहता है उसकी वजह से आपका कुछ ना कुछ वोल्टेज जनरेटेड आपको जो है वो सिस्टम में देखने को मिलता है। एंड ड्यू टू दिस इज ड्यू टू योर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो क्या होता है कि जब मशीन आपकी नई नई बनती है तो फील्ड वाइंडिंग में कोई भी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं होता है, तो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग को आपस में डिस्कनेक्ट करके इसको बैटरी के साथ चार्ज कर देते हैं, तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक एनर्जी इसके फील्ड वाइंडिंग में स्टोर रहती है। अगर यही फील्ड वाइंडिंग ये एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी खो दे तो मशीन आपकी, चूंकि डीसी मशीन इज अ शंट मशीन इज अ सेल्फ स्टार्टिंग मशीन, तो ये आपकी सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी। तो उस कंडीशन में जो है ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म आपका शंट फील्ड वाइंडिंग में हमेशा स्टोर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो बात आती है दैट इज वोल्टेज बिल्टअप इन अ डीसी जनरेटर, की वोल्टेज बिल्टअप इसमें कैसे होता है। क्योंकि सेपरेटली एक्साइटेड मशीन में क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग को हम अलग से एक सोर्स दे करके एक्साइट करते हैं और वो कॉन्स्टेंटली वो सोर्स फील्ड वाइंडिंग के साथ जुड़ा रहता है और आर्मेचर आपका एक अलग से उसके साथ अटैच रहता है। बट शंट फील्ड वाइंडिंग में क्या है कि जो इसकी फील्ड वाइंडिंग है, जो शंट मशीन है, जो फील्ड वाइंडिंग है, ये आर्मेचर से जो करंट आती है, ठीक है, जो करंट आर्मेचर जनरेट करता है, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये आपका आर्मेचर हो गया और ये आपका टर्मिनल हो गया। तो आर्मेचर ने करंट प्रोड्यूस किया IA, टर्मिनल पे करंट गया IT और यहाँ पे जो करंट आया फील्ड में वो IF कहलाता है। सो इस करंट को डेवलप हो रहा है, ये करंट IA चूंकि प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पे इस नोड पे ड्यू टू KCL ये डिवाइड हो रहा है। अब मशीन आपकी जब स्टार्ट होगी तो IA बहुत कम होगा, शुरुआत में जो है फील्ड में करंट कुछ भी नहीं होगी और स्टार्टिंग में जब मशीन आप स्टार्ट करेंगे तो ये करंट काफी वीक होगी। उस वजह से जो है जो फील्ड में जो करंट आ रही है वो भी काफी कम होगी और जो EMF प्रोड्यूस होगा आर्मेचर में वो भी काफी कम होगा। सो स्टार्टिंग में अगर आप इस फिगर को देखेंगे, यहाँ अगर आप देखें तो आपका आर्मेचर जो EMF है वो यहाँ पे है, EAR पे है और जो IF है, जो फील्ड करंट है वो जीरो है। सो मशीन व्हेन स्टार्ट्स इट स्टार्ट्स बिल्डिंग द वोल्टेज, सो वो वोल्टेज आपका जीरो से शुरू में EAR मिलेगा ड्यू टू रेजिडुअल मैग्नेटिज्म और यही EAR जो है आपके आर्मेचर वाइंडिंग में करंट को बिल्डअप करेगा और करंट की वैल्यू आपकी हो जाएगी ये, जो भी ये वैल्यू यहाँ पे दिखेगी आपको। नाउ दिस इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ करंट विल असिस्ट इन द आर्मेचर टू build up the further voltage and voltage level will goes to EA1. Now this A1 will assist to increase the field current and this field current further assists to increase the armature voltage, armature EMF at EA2. This continuous rise in EMF and further that EMF rises the field current will assist in the rising the EMF of the armature. So this process continues till this crosses the field resistance line. After that ये जो प्रोसेस है वो सैचुरेट कर जाता है, वोल्टेज बिल्डअप आपका जो है एक कांस्टेंट लाइन पे या सैचुरेशन की तरफ ये बढ़ जाता है। सो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण जीरो फील्ड करंट की वजह से कुछ ना कुछ वोल्टेज आपका जनरेट होता है एट द स्टार्टिंग ऑफ जनरेटर और ये जो वोल्टेज है ये फील्ड करंट को असिस्ट करता है और फील्ड में जो करंट फ्लो कर रही है, ये जो करंट फ्लो कर रही है इसकी वैल्यू जो है इंक्रीज करती है। सो IF विल इंक्रीज एज योर EAR इज जनरेटेड और जब ये IF इंक्रीज करता है तो फिर फर्दर ये EA को इंक्रीज करता है और जब EA इंक्रीज होता है तो ये फर्दर फिर IF को और इंक्रीज करता है और स्ट्रॉन्ग करता है। सो जैसे जैसे फील्ड करंट आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाती है एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं IF और EA, तो एक दूसरे को ये क्या करते हैं इंक्रीज करते जाते हैं, तो आपका वोल्टेज बिल्डअप धीरे धीरे आपका होता जाता है और पर्टिकुलर एक रेटेड वोल्टेज पे आपकी मशीन जो है काम करने लगती है। दिस इज कॉल्ड द वोल्टेज बिल्डअप इन डीसी जनरेटर। समझ में आया आप लोगों को कि वोल्टेज बिल्डअप कैसे हो रहा है डीसी शंट जनरेटर में? जी सर। आई एम ऑडिबल? यस सर, यस सर। ओके, तो वोल्टेज बिल्डअप आपको समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? जी सर, लेकिन एक बार रिवीजन सर करना पड़ेगा सर फिर से। ठीक है, आप बिल्कुल रिवीजन कर लीजिएगा, कोई भी डाउट होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल पूछ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग कुछ पूछते नहीं है तो इसलिए हमको समझ में नहीं आता है कि आपको समझ में आ रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा है।
ठीक है। जी जी अगर सर, जी सर। अगर ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं इस जी टॉपिक को समझने के लिए, और अगर कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछिएगा। जी सर। ठीक है। सो वोल्टेज बिल्डअप इन डीसी जनरेटर, अगर आप आगे के टॉपिक देखेंगे तो इस किन किन कंडीशन में होता है। सो देयर आर 3 कंडीशंस आर टू बी सेटिस्फाइड फॉर वोल्टेज बिल्डअप इन सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। क्या होना चाहिए? पहला, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म मस्ट बी प्रेजेंट इन अ मैग्नेटिक सिस्टम। आपका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म फील्ड वाइंडिंग में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आपका एक्साइटेशन नहीं होगा और मशीन आपकी स्टार्ट नहीं होगी। दूसरा, बिल्डअप स्टार्ट नहीं होगा। फील्ड वाइंडिंग एमएमएफ शुड एड द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो जो फील्ड वाइंडिंग का एमएमएफ जो है प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द आर्मेचर करंट, वो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के साथ ऐड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपोजिशन में हो और दूसरे का अपोज करें। तो दोनों का एक दूसरे को असिस्ट करना बहुत जरूरी है, एक दूसरे के साथ ऐड होना बहुत जरूरी है। तीसरा जो है, फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस शुड बी लेस देन क्रिटिकल फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस। जो आपकी क्रिटिकल फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस होती है, फील्ड रेजिस्टेंस आपका उससे कम होना चाहिए, अदरवाइज आपका बिल्डअप नहीं होगा। जो वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है डीसी जनरेटर में वो नहीं होगा। नाउ अगर आप फेलियर देखें, कभी कभी जनरेटर में फेलियर नहीं होता, मतलब बिल्डअप नहीं होता, फेलियर हो जाता है। तो वोल्टेज बिल्डअप ना होने की वजह क्या क्या है? कुछ प्रॉब्लम्स है। नो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, फील्ड कनेक्शन इज रिवर्स। फील्ड की कनेक्शन रिवर्स होगी तो क्या होगा? जो फील्ड एमएमएफ है वो रेजिडुअल एमएमएफ का अपोज करने लगेगा, उसको असिस्ट या उसमें ऐड होने के बजाय। तीसरा जो है आपका है, फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस इज टू हाई। सो क्रिटिकल जो फील्ड रेजिस्टेंस है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस। सो अगर कंडीशन में फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से ज्यादा हो जाएगा तो भी बिल्डअप आपका नहीं होगा। नाउ ओपन फील्ड सर्किट, अगर आपकी फील्ड जो है किसी भी वजह से ओपन हो जाती है तो उस कंडीशन में भी आपका बिल्डअप नहीं होगा, वोल्टेज बिल्डअप मशीन में नहीं होगा। सो दीज कंडीशंस, 3 कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर द बिल्डअप ऑफ मशीन, एंड 4 कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई हो रही है तो मशीन विल नॉट स्टार्ट बिल्डअप, फेलियर आपका हो जाएगा। सो ये सारी ओके। कंडीशन आपको ध्यान में देने वाली बात रहती है। नेक्स्ट है, अगर आप एक इक्वेशन और देखेंगे, वोल्टेज सॉरी ये न्यूमेरिकल है आपका। व्हेन सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, इसका इस ओपन सर्किटेड कैरेक्टरिस्टिक्स shows a shunt generator at 1500 rpm is given by एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन है, और ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है शंट जनरेटर के रूप में देखने को मिलता है कि 1500 आरपीएम पे ये काम कर रही है। और उस कंडीशन में जो फील्ड करंट है और जो आर्मेचर का ईएमएफ है वो दिया हुआ है 06.2, 96.3, 142। पर्टिकुलर फील्ड करंट पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अलग अलग फील्ड करंट पे अलग अलग ईएमएफ आपका प्रोड्यूस हो रहा है। नाउ द करस्पॉन्डिंग ग्राफ इज शोन इन फिगर 5.14b। अगर आप 5.14b देखेंगे तो करस्पॉन्डिंग ग्राफ आपको देखने को मिलता है। दिस इज 5.14b, और यहाँ पे आपको पर्टिकुलर फील्ड करंट पे अलग अलग फील्ड करंट पे अलग अलग ईएमएफ देखने को मिल रहा है। ये जो लाइन शो करती है ये अलग अलग वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में जो है वो ग्राफ प्लॉट यहाँ पे किया गया है। नाउ द करस्पॉन्डिंग ग्राफ इज शोन इन दिस फिगर। नंबर 1, if the shunt field resistance is 100 ohms, what should be the value of external resistance added in the machine to generate 220 volt at 1500 rpm and 1200 rpm? अलग अलग आरपीएम पे और 220 वोल्ट जनरेट करना है और 100 ओम का फील्ड रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्टेड है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो क्या होना चाहिए ये पूछ रहा है। दूसरा, व्हाट इज द क्रिटिकल रेजिस्टेंस एट 1500 आरपीएम एंड 1200 आरपीएम? ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस जो है आपका ये आपसे पूछ रहा है। सो ये फिगर यूज करेंगे ग्राफ हम सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले रिफर टू द ग्राफ 5.14b। द फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू जनरेट 200 वोल्ट एज 1500 आरपीएम इज 0.45 एम्प्स। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, 200 वोल्ट्स एट ये आपकी स्पीड है 1500 आरपीएम के लिए, यही कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट किया गया है। और यहाँ पे 200 जो है 1500 आरपीएम में प्रोड्यूस करने के लिए 0.45 एम्पियर की जरूरत पड़ती है। सो अगर आप देखेंगे ये यहाँ पे है, और यहाँ पे अगर इसको आप प्लॉट करेंगे इसको, तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 4.45 एम्प्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सो इसीलिए 200 वोल्ट्स एट 1500 आरपीएम द करंट विल रिक्वायर्ड 0.45 एम्प्स।
The resistance required therefore is equal to voltage upon this particular current is equal to 444.4 ohms. This is the resistance required. Now therefore external resistance to be added, चूंकि फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आपका 100 ओम दिया हुआ है और एक्सटर्नल कितना ऐड करना है वो 444.4 माइनस 100 इज इक्वल टू 344.4 ओम इतना रिक्वायर्ड होगा। उस कंडीशन में मशीन आपकी 200 वोल्ट एट 1500 आरपीएम पे प्रोड्यूस करेगी। देन सेकंड वन इज 200 वोल्ट एट 1200 आरपीएम इज इक्विवेलेंट टू, ये आ जाएगा 1500 अपॉन 1200 इंटू 200। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे सो यू विल गेट 250 वोल्ट एट 1500 आरपीएम, ये आपको देखने को मिलेगा। नाउ द करस्पॉन्डिंग फील्ड सर्किट करंट इज देयरफॉर एज सीन फ्रॉम द ग्राफ। अगर आपको देखना होगा कि 250 1500 आरपीएम पे कितना करंट जो है आपको करस्पॉन्डिंग फील्ड करंट आपकी प्रोड्यूस हो रही है, तो 250 आपकी कहीं यहाँ पे आती है और अगर ये ग्राफ आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली इन बिटवीन 0.6 एंड 0.7, सो इट इज इक्वल टू 0.65। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 0.65 एम्पियर की करंट आपको देखने को मिल रही है फ्रॉम द ग्राफ। सो रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड तो दिस फील्ड करंट इज इक्वल टू 200 अपॉन 0.65 एंड इट इज इक्वल टू 307.7 ओम। ये इतना रेजिस्टेंस जो है आपका फील्ड सर्किटरी में कनेक्ट होना चाहिए। फील्ड सर्किटरी आपकी दी हुई है 100 ओम की, तो एक्सटर्नल सर्किटरी रेजिस्टेंस पूछ रहा है कि कितना होगा, सो इट इज 307.7 माइनस 100 एंड दैट इज इक्वल टू 207.7 ओम। इतना ओम अगर आप एक्सटर्नल सर्किटरी में कनेक्ट करेंगे तो 1200 आरपीएम पे आपकी जो ये मशीन है वो आपका 250 वोल्ट का जो है वो वोल्टेज जो ईएमएफ है वो प्रोड्यूस करेगा। Now, this one, considering the tangent to the graph, the critical resistance RTC is equal to हो जाएगा आपका PR upon PQ. Now, what is PR and PQ? This is PR and this is PQ. So ये आपका tangent निकालने के लिए आपको ये जरूरी है और इस कंडीशन में आपका हो जाएगा RTC is equal to PR upon PQ. And PR आपका अगर आप देखेंगे तो 150 है, this is PR और PR की वैल्यू है 150 और PQ अगर आप देखेंगे दिस इज द PQ, दिस इज PQ, PQ की वैल्यू है 0.3, so it is 150 upon 0.3 and that will provides you 500 ohm. Since the graph is corresponds to the 1500 rpm, this is the critical resistance at 1500 rpm. so ये ग्राफ ये शो करता है कि 1500 rpm पे क्रिटिकल रेजिस्टेंस लाइन आपकी जो है जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस है RTC वो 500 ओम होगा। अगर यही ग्राफ जो है आपका 1200 आरपीएम के लिए प्लॉट होता उस कंडीशन में आपके जो ऑर्डिनेट्स हैं जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो रिड्यूस हो जाते। तो कैसे रिड्यूस होते? 1200 अपॉन 1500 एंड दैट इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स जो है 1500 का ये रिड्यूस हो जाता। सो इसको यहाँ से प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने ये किया था 150 अपॉन 0.3, तो 150 में 0.8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 150 अपॉन 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, so it will gives you 400 ohms. So when your generator or machine is operating at 1200 rpm, the critical resistance of the machine will equal to 400 ohm. ये आप ग्राफ से इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि ग्राफ अगर दिया हो वो उससे न्यूमेरिकल आपको सॉर्ट आउट करना हो तो कैसे आप सॉल्व करेंगे। जी किसी को डाउट हो तो एक बार आप पूछ लीजिए क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कोई डाउट इसमें? सर अभी तक तो नहीं सर। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे हम दैट इज स्पीड कंट्रोल ऑफ द डीसी मशीन की। डीसी मशीन का जो स्पीड कंट्रोल है वो हम कैसे करते हैं। तो डीसी मशीन का स्पीड कंट्रोल करने के लिए वी हैव थ्री मैकेनिज्म। वन इज आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, दूसरा है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल एंड तीसरा है आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। ये तीनों अगर आप करेंगे तो उस कंडीशन में आप जो है मशीन का जो स्पीड है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल करना है तो उस कंडीशन में अगर आप देखेंगे सो ओमेगा एम इज इक्वल टू होता है K1 VT माइनस K2 VT, वेयर K1 इज इक्वल टू 1 अपॉन KA फाई। अगर यहाँ से आप K2 प्लॉट करते हैं तो K2 इज इक्वल टू होता है आपका RA अपॉन KA फाई स्क्वायर। और सिमिलरली अगर आप यहाँ से देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे फर्दर क्या होगा, आपका जो ईएमएफ इंड्यूस होता है और टर्मिनल वोल्टेज के जो है प्रोपोर्शनल होता है और यही ओमेगा एम के प्रोपोर्शनल होता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि देयरफॉर एज VT इंक्रीजेस द स्पीड इंक्रीजेस लीनियरली इफ IA रिमेन कांस्टेंट, सो डज द टॉर्क। सो उस कंडीशन में क्या होगा, VT इंक्रीज करता है सो स्पीड इंक्रीज करता है और अगर आपका VT जो है आप कम करेंगे तो आपका स्पीड भी आपका कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे ये टर्मिनल वोल्टेज है और ये आपका ओमेगा एम है। उस कंडीशन में दूसरा एडजस्टेबल स्पीड की कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो ये स्पीड है, ये टॉर्क है।
तो जैसे-जैसे आप स्पीड वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे, आपकी स्पीड जो है वो कम होती जाएगी, या वोल्टेज बढ़ाएँगे तो आपकी स्पीड जो है वो बढ़ती जाएगी। और ये डिफरेंट ग्राफ्स आपके शो किए गए हैं। वेरिएबल स्पीड के लिए शो किया गया है, एडजस्टेबल स्पीड के लिए दिया गया है। दैट इज़ ऑपरेशन अंडर कांस्टेंट टॉर्क। तो टॉर्क आपका कांस्टेंट है और आपका जो पावर है, टर्मिनल वोल्टेज है, ये है कुछ, ये जो है इस तरह से शो किए गए हैं। और उसी तरह से जो है ऑपरेशन विद आरए 0, अगर आपका जो आरए है वो अगर आपका 0 है तो उस कंडीशन में जो ग्राफ आपका प्लॉट हो रहा है वो किस तरह से प्लॉट होगा, वो इस तरह से शो किया गया है। देन आपका जो सेकंड है वो कहलाता है फील्ड कंट्रोल। अगर आप फील्ड फ्लक्स कंट्रोल करते हैं तो उसके इक्वेशंस कुछ इस तरह से आते हैं कि KF इक्वल टू KF इंटू IF, और इसको आप अगर आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो ओमेगा M इक्वल टू हो जाता है आपका, so ओमेगा M इक्वल टू हो जाता है टर्मिनल वोल्टेज अपॉन KF IF माइनस RA अपॉन LF IF का होल स्क्वायर इनटू T. So for no load condition, torque will approximately become to 0. Thus, omega M is equal to VT upon KF into IF. So the speed varies inversely with the field current, as shown in figure 5.2b. Noted that if the field circuit breaks, that is IF becomes 0, the speed can becomes dangerously high. क्या होगा, फील्ड करंट 0 होगा तो आपका जो स्पीड होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उस कंडीशन में हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि कभी भी फील्ड करंट जो है आपकी 0 ना हो। तो फील्ड स्पीड वेरीज इनवर्सली विद द फील्ड करंट, ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। अगर आप ये प्लॉट करेंगे फील्ड करंट और ये ओमेगा एम के बीच में, तो कुछ इस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर आप आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल करते हैं तो उस कंडीशन में अगर आप देखेंगे कि आर्मेचर सर्किटरी है और आर्मेचर सर्किटरी में एक पर्टिकुलर एक्सटर्नल रियोस्टेट आप लगा देते हैं, और उससे क्या होता है कि आपका आर्मेचर का करंट जो है वो आपका कंट्रोल हो जाता है। आर्मेचर तक पहुंचने वाला करंट जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं इस एक्सटर्नल रियोस्टेट की वजह से, मीन्स कम कर सकते हैं इस एक्सटर्नल रियोस्टेट की वजह से। और उस कंडीशन में आपकी जो स्पीड है वो स्पीड आप जो है वो कम कर सकते हैं। अलग अलग रेजिस्टेंसेस की वजह से स्पीड आपकी अलग अलग आपको देखने को मिलती है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं आपकी स्पीड जो है वो कम होती जाएगी, करंट आपका कम होता जाएगा और स्पीड आपकी कम होती जाएगी। तो ये अलग अलग मेथड से हम स्पीड कंट्रोल आपका करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्टार्टर। सो स्टार्टर हम क्यों, किसी डीसी मशीन में हम स्टार्टर क्यों यूज कर सकते हैं? स्टार्टर का मतलब है एक स्टार्टिंग डिवाइस होती है जो मोटर को स्टार्ट करने के लिए काम आती है। सो इफ अ डीसी मोटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू डीसी पावर सप्लाई, द स्टार्टिंग करंट विल बी डेंजरसली हाई। क्या होगा, सप्लाई करंट जो मोटर ड्रॉ करेगा वो बहुत ज़्यादा हाई ड्रॉ कर लेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, आपकी मशीन भी डैमेज हो जाएगी और जो आपका सप्लाई सोर्स है वो भी आपका डैमेज हो सकता है। सो बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ बैक ईएमएफ ड्यूरिंग स्टार्टिंग, ये डीसी मशीन जो है बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग करंट आपका जो है ड्रॉ करता है। अगर आप इक्वेशन देखेंगे सो IA इज इक्वल टू होता है VT माइनस EA अपॉन RA। सो EA इज बैक EMF इन केस ऑफ डीसी मोटर, और जनरेटर के केस में ये जो आपका जनरेटेड EMF होता है। सो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो बैक EMF होता है वो 0 होता है। सो EA is 0 when your velocity is equal to 0। तो उस कंडीशन में IA is equal to होगा VT अपॉन RA, और चूंकि आर्मेचर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, मान लीजिए 0.2, 0.3, 0.4 या 0.5 है, और VT आपका मान लीजिए 230 है, तो 230 अपॉन अगर मान लीजिए 5 आपने कर दिया तो आपका लगभग जो है ये आर्मेचर करंट काफ़ी ज़्यादा जो है आपकी देखने को आपको यहाँ पे मिलेगी। और उस कंडीशन में क्या होगा, आर्मेचर करंट रेटेड करंट का 4 to 5 या 10 टाइम्स भी आपका हो सकता है, और उस कंडीशन में जो है आपका जो मशीन है वो पूरी तरह से डैमेज हो सकता है। इसीलिए इसको लिमिट करने के लिए क्या करते हैं, एक स्टार्टर यूज करते हैं, और वो स्टार्टर क्या होता है कि आपके सर्किटरी में एक एडिशनल रेजिस्टेंस के रूप में जो है एस्टैब्लिश होता है, और उस कंडीशन में क्या करते हैं हम स्टार्टिंग करंट को लिमिट कर लेते हैं। अगर आप स्टार्टर का, डीसी मोटर स्टार्टर का फिगर देखेंगे तो ये आपका जो हैंडल है, स्टार्टिंग हैंडल है, वो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, और जो रेजिस्टेंसेज होते हैं वो R1, R2, R3, R4, ये 1 to 5 के बीच में ये मल्टीपल जो रेजिस्टेंसेज होते हैं वो कनेक्ट होते हैं। सो ड्यूरिंग स्टार्टिंग R1, R2, R3, R5, R4 ये ऑल कनेक्टेड होते हैं, और पर्टिकुलर पॉइंट 1 पे जैसे मशीन ऑन होती है सारे के सारे रेजिस्टेंस जो है सर्किट में कनेक्ट हो जाते हैं, और आपका जो रेजिस्टेंस है वो वाइंडिंग में कम से कम करंट पहुंचने देता है। और जैसे जैसे ये हैंडल आपका आगे की तरफ मूव करता है, ये R1, R2, R3, R4
ये सारे कट ऑफ होते जाते हैं। फाइनली जब मशीन जो पॉइंटर आपका जो है, जो हैंडल है, वो आपका 0.5 पे पहुंचता है तो सारे के सारे रेजिस्टेंस कट ऑफ हो जाते हैं और मशीन आपकी रेटेड करंट पे आपकी रन करने लगती है, रेटेड सप्लाई पे रन करने लगती है। ये कुछ इस तरह से जो है रेजिस्टेंसेस को हम सर्किट में डिज़ाइन करके ऐड करते हैं ताकि एक शॉर्ट टाइम के लिए, स्टार्टिंग के लिए ये बने रहें और जो मैक्सिमम करंट जो सर्किट से ड्रॉ हो रही है, जब तक आपका बैक ईएमएफ बिल्डअप नहीं हो जाता है, तब तक ये सर्किट में रहे। और जैसे ही बैक ईएमएफ आपका बिल्डअप हो जाता है, आपका हैंडल पॉइंट नंबर 5 पे तब तक पहुंच जाता है और धीरे-धीरे इसको स्टार्ट करके पॉइंट 5 तक लेके आते हैं। उस कंडीशन में आपका जो है जो मशीन है वो स्टार्टिंग करंट हैवी ड्रॉ नहीं करती है और मशीन आपका प्रोटेक्टेड रहता है। दूसरा, उसमें कई सारे प्रोटेक्शन मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। एक मैकेनिज्म अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है और वो यहाँ से जो है एक वाइंडिंग के थ्रू कनेक्टेड है, जो शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ जो है सीरीज में कनेक्ट है। अगर शंट फील्ड वाइंडिंग आपकी किसी भी तरह से जो है 0 होती है, तो चूंकि इस हैंडल में एक मैग्नेट होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है और हैंडल आपका जो है ये आयरन का बना होता है, आयरन की पीस यहाँ पे लगी होती है। तो एक दूसरे के साथ ये जो है एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं ये मैग्नेटिज्म की वजह से, और ये हैंडल एक के साथ कनेक्ट हो जाता है इस मैग्नेट के साथ। तो मशीन जब रन में आती है तो इसको अटैच कर लेती है और आपका हैंडल जो है रन पोजीशन में बना रहता है। इस पर्टिकुलर रन पोजीशन में ये हैंडल आपका बना रहता है। और जैसे ही क्या होता है, ये फील्ड वाइंडिंग किसी भी वजह से डिस्कनेक्ट होती है, तो ये जो चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो सडनली स्टॉप हो जाती है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है डी एनर्जाइज हो जाता है। और जैसे ये डी एनर्जाइज होता है, इस हैंडल को ये रिमूव कर देता है और हैंडल वापस से ऑफ पोजीशन पे पहुंच जाता है। इसकी वजह से फील्ड करंट नो करंट कंडीशन में कभी भी सर्किट में काम नहीं करती है। मींस अगर फील्ड किसी भी कारण से ओपन हो जाती है तो आपका जो मशीन है ये डेंजरसली हाई स्पीड जो है ऑक्यूपाई कर लेता है। इस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म से क्या होगा, जब भी फील्ड वाइंडिंग आपकी ओपन होगी, हैंडल आपका वापस से रिलीज पोजीशन में पहुंच जाएगा और मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी और मशीन कभी भी डेंजरसली हाई स्पीड कभी भी एक्वायर नहीं करेगी। तो ये आपका ओवरऑल जो जो सेफ्टी फीचर है वो मशीन में बिल्डअप किया जाता है। तो इसीलिए स्टार्टर जो है बहुत नेसेसरी होता है। पहली चीज़ तो ये जो सर्किटरी है, जो आपका सोर्स है, उससे जो हैवी करंट ड्रॉ करता है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, उससे प्रोटेक्शन करता है। और दूसरा, फील्ड के डिस्कनेक्ट होने पे जो मशीन आपकी जो है हाई डेंजरसली हाई स्पीड एक्वायर करती है, वो उससे भी प्रोटेक्शन आपका प्रोवाइड करता है। सो स्टार्टर इज वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ द डीसी मशीन। नेक्स्ट आपका आता है इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स आप करिएगा और न्यूमेरिकल्स में अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा। ये डीसी मशीन और डीसी जनरेटर से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में हैं और इसको ज़रूर करिएगा आप। जो भी डाउट होगा आप पूछिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एसी मशीन्स। एसी मशीन्स में कई सारे सब टॉपिक्स हैं। अगर आप देखेंगे सिंक्रोनस जनरेटर्स, सिंक्रोनस मोटर्स, 3 फेज इंडक्शन मोटर्स, ये अलग-अलग हैं और काफ़ी ज़्यादा ये आपका लेंथी टॉपिक आपको देखने को मिलता है। तो इसको भी आप जो है पढ़िएगा और इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारे ईज़ी और डिफ़िकल्ट टॉपिक्स दोनों मिला के हैं। अगर आप सिंक्रोनस जनरेटर की बात करेंगे तो सिंक्रोनस जनरेटर आपका कुछ इस तरह से बना होता है। दिस इज़ द एलिमेंट्री 2 पोल सिलिंड्रिकल पोल फील्ड वाइंडिंग आपकी ये देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या होता है कि फील्ड वाइंडिंग जो है स्टेटर पे होती है। सिंक्रोनस मशीन एक ऐसी मशीन है जिसमें फील्ड वाइंडिंग जो है वो स्टेटर पे होती है, सॉरी रोटर पे होती है, और जो रोटर वाइंडिंग होती है वो स्टेटर पे होती है। चूँकि जो जो सिंक्रोनस जनरेटर्स होते हैं उनको काफ़ी हाई स्पीड में रोटेट करना होता है और काफ़ी हाई वोल्टेज जनरेट करते हैं, इसीलिए जो है क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग को रोटर पे करते हैं और रोटर वाइंडिंग को जो है हम फील्ड पे करते हैं। ये बाकी मशीनों की कंपैरिजन में इसकी जो वाइंडिंग कनेक्शन होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। ये आपका एक अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर में आप देखिए कुछ इस तरह से 4 पोल अल्टरनेटर आपका दिखाया गया है और इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। इसकी जो स्पीड होती है सिंक्रोनस स्पीड, ये हमेशा चूंकि सिंक्रोनस स्पीड पे काम करता है और सिंक्रोनस स्पीड का जो इक्वेशन होता है दैट इज ns = 120 f/p और जो फ्रीक्वेंसी और पोल्स पे डिपेंड करता है कि सिंक्रोनस स्पीड आपकी कितनी देखने को मिलेगी। अगर आप देखेंगे तो इंडिया में जो मिनिमम स्पीड हो सकती है वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चूंकि हम ऑपरेट करते हैं और मिनिमम नंबर ऑफ पोल्स किसी मशीन में होता है 2, तो 120 × 50/2 ये आपको देखने को मिल सकती है। ये मिनिमम स्पीड आपकी मशीन की देखने को मिलती है। अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ पोल्स required for an alternator driven by a prime mover having a speed of 1000 rpm generate AC at frequency of 50 hertz। तो इतना जो है जनरेट कर रहा है एट AC फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। सो NS = होगा 120 f/p।
जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, 1000 आरपीएम आपका दिया हुआ है, ठीक है। सो ns इज इक्वल टू है 1000 और आपको निकालना है p, नंबर ऑफ पोल्स निकालने। सो p इज इक्वल टू होगा 120 अपॉन ns, सो 120 इंटू 50 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 6। तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स आपको जो मिल जाएंगे वो मिल जाएंगे 6, है ना। ये कुछ इस तरह से आप इस तरह से पोल्स निकाल सकते हैं। और अगर आपको सिंक्रोनस स्पीड पूछता है तो पोल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो आप सिंक्रोनस स्पीड भी आप निकाल सकते हैं। सो ये आर्मेचर वाइंडिंग एंड जनरेटेड ईएमएफ का जो जो आपका कनेक्शन डायग्राम है वो क्रॉस सेक्शनल ऑफ 4 पोल अल्टरनेटर वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, और लोकेशन ऑफ वाइंडिंग ऑफ ईच फेजेस वो कुछ इस तरह से आपका दिया हुआ है। तो ये एन और एस जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो कनेक्शन होते हैं वो कुछ इस तरह से आपको दे रहा है कि साउथ पोल से होते हुए नॉर्थ पोल की तरफ ये आता है, और इस तरह से आपका कनेक्शन दिया रहता है। और ये आप देखेंगे कि दो वाइंडिंग के बीच में जो कॉइल्स के बीच में जो कनेक्शन है वो 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट आपके देखने को मिलता है। देन आगे बढ़ते हैं और आप देखेंगे कि मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिंक्रोनस जनरेटर कुछ इस तरह से प्लॉट होता है। दैट इज फील्ड करंट और इंड्यूस ईएमएफ। अगर आप एक्स एक्सिस पे फील्ड करंट लेते हैं और इंड्यूस ईएमएफ आप वाई एक्सिस पे लेते हैं तो जब भी मैग्नेटाइजेशन कर्व प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स और मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है ये अल्टरनेटर की, ठीक है। और नेक्स्ट आपका इसमें आता है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ सिंक्रोनस जनरेटर। चूंकि ये टॉपिक काफ़ी लेंदी है और काफ़ी बड़ा है और सिलेबस भी आपका काफ़ी बड़ा है, तो इसको आप पढ़िएगा और इसमें अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। सो इसका जो इक्वेशन होता है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ सिंक्रोनस जनरेटर का, वो जेड एस प्लस इज इक्वल टू होता है वी ए प्लस आर एस इंटू आई ए प्लस जे एक्स ए इंटू आई ए एक्स एस इंटू आई ए। आप देखेंगे इसका ड्रॉप और जो आपका जो टर्मिनल वोल्टेज पे जो वोल्टेज मिल रहा है वो अगर आप सब सारा का सारा सम करेंगे तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है आपके जनरेटर के द्वारा वो उसके बराबर आपको देखने को मिलता है। सिमिलरली अल्टरनेटर सप्लाइंग एन आइसोलेटेड लोड, अगर आपको इस तरह से देखने को मिलता है ये पर्टिकुलर सर्किट डायग्राम ऑन आइसोलेटेड लोड, आपका जो ये ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, ये आपका जो है रेजिस्टेंस है, ये रिएक्टेंस है सर्किट का, और ये ओवरऑल जो आपका इम्पीडेंस है लोड का वो आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। ये सर्किट डायग्राम आप इस कंडीशन में आप इसको बनाएंगे। इसका फेजर डायग्राम अगर आप देखेंगे तो दैट इज योर वीए जो आपका वोल्टेज है, और ये आपका रजिस्टिव ड्रॉप है, और रजिस्टिव ड्रॉप के साथ चूंकि जो करंट है वो आपका लैगिंग कंडीशन में, हमेशा जब भी सर्किटरी में इंडक्टिव लोड इन्वॉल्व होगी तो आपका करंट जो है वोल्टेज से हमेशा लैग करते हुए मिलेगा। तो वोल्टेज आपका जो करंट है वो वोल्टेज से 5 डिग्री लैग कर रहा है, और करंट की वजह से ही जो आपका रजिस्टिव ड्रॉप है वो प्रोड्यूस होता है। तो रजिस्टिव ड्रॉप और जो करंट होते हैं वो सिमिलर फेज में होते हैं, तो दोनों जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे आपको देखने को मिलता है, दोनों इसका मतलब जो है दोनों सेम फेज में है। सो दैट इज योर आई आर ड्रॉप, और आई आर ड्रॉप से 90 डिग्री बनाते हुए हमेशा रिएक्टिव ड्रॉप देखने को मिलता है। सो जे आई ए एक्सेस से आपको देखने को मिलेगा, ये हमेशा 90 डिग्री ड्रॉप देखने को मिलेगा, और दोनों को आप जब ऐड कर देंगे तो इसका जो रिजल्टेंट है यहाँ से यहाँ तक ये आपको मिलेगा जो ईएमएफ आपका जनरेटर प्रोड्यूस कर रहा है। तो जनरेटर जो ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है, टर्मिनल पे जो वोल्टेज आपको मिल रहा है, उसके साथ जो लॉसेज हो रहे हैं अगर सबको सम कर देंगे तो आपका जनरेटर का ईएमएफ मिल जाएगा। मतलब अगर आपको टर्मिनल वोल्टेज मालूम है, रेजिस्टिव ड्रॉप मालूम है और रिएक्टिव ड्रॉप मालूम है तो आप जनरेटर का जो ईएमएफ है वो आप निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको ईएमएफ मालूम है तो आप वो टर्मिनल वोल्टेज, आईआर और इसकी वजह से सारी चीजें प्लॉट कर सकते हैं। तो फेजर डायग्राम कुछ इस तरह से प्लॉट होता है, और वीए और ईए के बीच में जो एंगल है दैट इज डेल्टा, वो आप यहाँ पे आपको नोट करना होगा। तो दैट इज अ बेसिक फेजर डायग्राम ऑफ दिस फेजर डायग्राम फॉर लैगिंग पावर फैक्टर लोड। ये लैगिंग पावर फैक्टर लोड के लिए आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह से अगर फेजर डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर सप्लाइंग अ लीडिंग पावर फैक्टर लोड ये देखने को मिलेगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो वीए है, वीए से करंट आपका 5 डिग्री पे लीड करता हुआ दिखेगा। तो जिस डायरेक्शन में आपका आई ए है, जिस भी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में आपका आई ए आर ए ड्रॉप मिलेगा, और आई ए आर ए ड्रॉप से 90 डिग्री बनाते हुए आपका आई ए एक्सेस ड्रॉप बनेगा। और जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो आपको जो ईएमएफ जो है जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है वो आपको देखने को मिलेगा। नाउ इन दिस केस ये
इज लेस देन द टर्मिनल वोल्टेज डिपेंडिंग अपॉन द लोड एंड पावर फैक्टर। इस कंडीशन में आपको ईए जो है वीए से कम देखने को मिल सकता है। देन अगला जो टॉपिक आता है दैट इज वोल्टेज रेगुलेशन। और वोल्टेज रेगुलेशन क्या है? परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू होता है वी नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड। So no load voltage minus full load voltage upon full load voltage multiplied by 100, that will provides you multiplied by 100 it gives you the percentage voltage regulation of the machine। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आप ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं कि कैलकुलेट द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ 3-phase स्टार कनेक्टेड 20 MVA 13.8 kV synchronous generator operating at a full load of 0.8 power factor. The synchronous reactance is 8 ohm per phase and armature resistance can be neglected. So the rated voltage of 13.8 kV is normally given as line to line voltage. So line to line voltage होता है। द पर फेज टर्मिनल वोल्टेज इज टेकन एज अ रेफरेंस फेजर। तो इसको अगर आपको फेज में कन्वर्ट करना है सो फार्मूला होता है EL इज इक्वल टू √3 EP। जो अगर आप इसको देखेंगे कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का जो रिलेशन होता है, सो जब फेज वोल्टेज आपको निकालना होता है तो लाइन वोल्टेज का √3 आपको करना पड़ता है। लाइन वोल्टेज EL इज इक्वल टू √3 EP, तो EP इज इक्वल टू EL बाई √3। ये फार्मूला आपको वहीं से मिला है। सो 13.8 इंटू 10⁻3, ठीक है, इसको आपको वोल्टेज में कन्वर्ट किया गया है डिवाइड बाय √3। तो फेज वोल्टेज आपको मिल जाएगा VA और एंगल आपका होगा 0 क्योंकि आपने इसको रेफरेंस लिया हुआ है। सो वोल्टेज आपका हो जाएगा ओवरऑल 7963। ये आपका फेज वोल्टेज है, एंगल आपका 0 है, इतना वोल्ट आपको देखने को मिलता है। सो एट रेटेड ऑपरेटिंग कंडीशन एंड 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग द स्टेटर करंट विल बिकम्स, ये आपका जो IA है ये पावर अपॉन दिस जो आपका जो ये देखने को मिल रहा है 13.8 इंटू √3, ये आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और उसके साथ साथ आपको जो है 0.8 जो पावर फैक्टर है ना 0.8, ये आपको देखना पड़ेगा कॉस इनवर्स एंगल ऑफ 0.8। तो उस कंडीशन में अगर आप इसको निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 836.7 और एंगल जो आपका आएगा -36.9 डिग्री। इतना एम्प्स का आपको जो स्टेटर करंट है वो देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका है द जनरेटेड वोल्टेज और एक्साइटेशन वोल्टेज इज कंप्यूटेड। और इसको कंप्यूट करने के लिए आपको जो इक्वेशन लिखना है दैट इज EA इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस IA इनटू द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंसेस ऑफ द सर्किटरी। सो वोल्टेज आपने सर निकाला यहाँ है। पे सर हाँ जी, ये कॉस इनवर्स क्यों लिया है सर यहाँ पे? कॉस इनवर्स ये पावर फैक्टर का कॉस इनवर्स है क्योंकि कॉस थीटा जो है आपका है 0.8 और जब आप इसका कॉस इनवर्स निकालेंगे तो एक सेकेंड, हेलो, ये कॉस इनवर्स नहीं होगा, ये कॉस इनवर्स नहीं होगा, ये कुछ और होगा। भाई ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक है आई थिंक, आपके बुक में कुछ मिस्टेक दिया हो क्योंकि एंगल तो कहीं दिया नहीं है। 0.8 इज नॉट अ एंगल मेंशन इन द न्यूमेरिकल। ओके, सो जो एंगल आप यहाँ पे लिखेंगे, जो एंगल लिखेंगे कॉस इनवर्स एंगल 0.8 नहीं होगा। ये जो पावर फैक्टर है ना, एंगल निकालने के लिए आप इसका जब इनवर्स लेंगे तो आपको एंगल मिलेगा यहाँ पे। तो चूंकि आपको यहाँ एंगल लिखना है, ठीक है, तो कॉस इनवर्स 0.8 इसका लेंगे तो ये एंगल आपका 36.9 डिग्री आपको देखने को मिलेगा। ये लिखा गलत है, ठीक है, ये एंगल 0.8 नहीं, दिस इज द कॉस इनवर्स 0.8। ठीक है, ठीक है, आपको बात समझ में आ गई यहाँ पे क्या हुआ है? Okay. So this is basically actually cosine क्या होता है? Cosine is the phase difference या जो cos theta होता है, it is the cosine of the angle between voltage and current। तो voltage और current के बीच का जो एंगल होता है उसी का जब आप cosine लेते हैं तो उसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं। तो पावर फैक्टर आपका है 0.8 और आपको वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल चाहिए। सो इसका जब इनवर्स आप लेंगे तो आपको मिल जाएगा एंगल ऑफ द करंट, क्योंकि वोल्टेज आपने लिया है 0 डिग्री पे तो करंट का भी आपको एंगल पता करना होगा कि किस एंगल पे वो काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका एंगल आप तभी निकाल सकते हैं जब इसका आप इनवर्स ले लें 0.8 का। तो ये एंगल जो लिखा है ये गलत लिखा है बुक में, ठीक है, दैट इज अ कॉस इनवर्स 0.8। ठीक है, सो एंगल हो जाएगा आपका -36.9 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से आपको जो जनरेटेड ईएमएफ निकालना है वो इस तरह से आपको निकालना है। सो आपने लिखा वोल्टेज 0 डिग्री एंगल पे है और जो करंट है वो आपका जो है वो आपका है -36.9 डिग्री एंगल पे। ठीक है, और जब आप इसको निकालेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से मिल जाएगा। ठीक ना, और इसको सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट ये जो जनरेटेड ईएमएफ है दैट इज 13125 और आपका एंगल जो है 24 डिग्री आपको दिखने को मिलेगा। इतना वोल्ट्स आपका जो स्टार्टर है वो ईएमएफ
जनरेट कर रहा है। सिंस एट नो लोड स्टेटर करंट IA will become 0, V no load is equal to EA, hence percentage voltage regulation is computed as 13125 minus 7967 upon 796. So no load minus full load upon full load multiplied by 100 is equal to 64.7 is the voltage regulation। ठीक है, ये आपको नो लोड से फुल लोड में वोल्टेज रेगुलेशन आपको देखने को मिलता है सिंक्रोनस जनरेटर में, अगर आप इस तरह से इसको देखेंगे। ठीक है, जब फुल वोल्टेज करेंगे तो आपका जब मतलब फुल लोडिंग करेंगे मशीन पे तो वोल्टेज आपका जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और जितना कम से कम ये वोल्टेज रिडक्शन होता है नो लोड से फुल लोड की तरफ, उतना अच्छा आपका मशीन की एफिशिएंसी देखने को मिलती है। सो मेरे तरफ से आज का जो ये लेक्चर है वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपके कोई और डाउट्स हैं तो आप एक बार पूछ सकते हैं। सर अभी शेड्यूल में सर एक ही क्लास एक ही सेशन बचा हुआ है, तो एक सेशन बचा है आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स का सेशन बचा हुआ है, वो मैं आपका इलेक्ट्रॉनिक्स जो है नेक्स्ट में आपका लूंगा। वो एक में पूरा हो जाएगा सर इलेक्ट्रॉनिक्स? नहीं, पूरा तो एक में नहीं होगा, बट आई ट्राई टू कवर द टॉपिक्स, क्योंकि इतना बड़ा आपका है ना, और उसको कवर करना ये काफी मतलब एक मुश्किल टास्क कह सकते हैं, इम्पॉसिबल तो नहीं कहेंगे लेकिन एक मुश्किल टास्क है, क्योंकि काफी ज्यादा है। आप देखते होंगे मैं कंटिन्यूअसली आपको बताता रहता हूँ, बट क्योंकि ये काउंसलिंग क्लासेस हैं और आपको बेसिकली डाउट्स क्लियरिंग क्लासेस कह सकते हैं इसको, तो आपकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स आप लेके आएंगे और उनको मैं क्लियर कर पाऊंगा, उतना बेहतर आपके लिए होगा और उतना अच्छा काउंसलिंग के लिए भी होगा। सो आई ट्राई टू कवर द मेजर टॉपिक्स, जो आपके मेन टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। अभी भी अगर आप देखेंगे तो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जो अनकवर्ड रह गए हैं, बट आई एम ट्राई टू कवर ऑल मेजर टॉपिक्स जो आपके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट पूरी तरह से फिर भी वो कवर नहीं हो पाए हैं। बिकॉज सर अभी बुक्स अभी रिसेंटली डिलीवर हुई हैं, तो हम लोग भी गो थ्रू नहीं कर पाए हैं। जी 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 तो एक्चुअली क्या है कि कोर्स आपका काफी बड़ा है, और चूंकि आप काफी दिन तक पढ़ते हैं इसको, तो 4 क्लास या 5 क्लास या 4 डे 5 डे के काउंसलिंग में इसको कवर करना आई थिंक इट इज नॉट क्वाइट पॉसिबल, बट आई हैव ट्राइड। जी 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 सर एक जनरल सवाल था मेरा, ये मशीन्स को जनरेटर को लेकर के इंडिया में सर 2 टाइप के पावर प्लांट है, मतलब तो इसमें एक थर्मल होता है, दूसरा होता है हाइड्रो, तो दोनों में सेम जनरेटर इस्तेमाल होते हैं? देखिए, मोस्टली जनरेटर हम कई तरह के इस्तेमाल करते हैं, बट अगर आपको मेजर पावर प्रोडक्शन करना है तो सिंक्रोनस जनरेटर आपको यूज करना है। जहां पे भी मेजर पावर प्रोडक्शन होता है वहां पे हम सिंक्रोनस जनरेटर यूज करते हैं, है ना। अब सिंक्रोनस जनरेटर कई तरह के होते हैं, वो अलग अलग उनका कंस्ट्रक्शन फीचर होता है, सेलियन पोल और उस तरह से अलग अलग होता है, बट मेजर जहाँ पे भी हम पावर प्लांट्स में सप्लाई प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पे सिंक्रोनस जनरेटर का मेजरली यूज होता है, क्योंकि ये हैवी जनरेटर्स होते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ पावर प्रोड्यूस करने में कैपेबल होते हैं। इसके अलावा आपका जो इंडक्शन जनरेटर है वो बहुत रेयर यूज होता है, और जो डीसी जनरेटर्स होते हैं वो आपके नॉर्मल फंक्शन जो मैरिज पार्टीज वगैरह होती है वहाँ पे हम यूज करते हैं, बट जो सिंक्रोनस जनरेटर होता है वो मेजरली जो है पावर प्लांट्स में इनको यूज करते हैं। वो एक ही तरह का जनरेटर यूज करते हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन वाइज डिफरेंस हो सकता है, आपका जो आपकी जो पावर प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो अलग अलग हो सकती है, बट मेजर पावर प्लांट्स में हम सिंक्रोनस जनरेटर ही यूज करते हैं, चाहे वो आपका थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे आपका जो है वो हाइड्रो पावर प्लांट हो या कोई और हो, है ना। कभी कभी विंड में भी हम यूज करते हैं, तो विंड में हम डबली फेड इंडक्शन जनरेटर यूज करते हैं, और कभी कभी हम परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर भी यूज करते हैं। तो अगर आप विंड मिल देखेंगे तो उसमें अलग अलग तरह के जनरेटर भी यूज होते हैं, बट वहां पे भी सिंक्रोनस जनरेटर देखने को मिलता है, PMSG बोलते हैं उसको, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर। ओके सर। जी जी, और किसी का कोई सवाल? तो आई थिंक अगली क्लास मंडे को है, और मंडे को मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो आपको 1 by 1 गो थ्रू करूंगा, और आप उसको पढ़िएगा, और अगर ब्लॉक 1 और 2 में भी आपको कोई डाउट्स होगा तो आप जरूर पढ़ के आइएगा।